नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनको सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व पसंद करता है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, स्वामी विवेकानंद और राष्ट्र का वैज्ञानिक कायाकल्प। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। विज्ञान और आध्यात्म के मध्य कैसा संबंध है। अधिकांश सायांसवादी और भौतिकवादी वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक शास्त्रों को न केवल गैर विज्ञान मानते हैं, बल्कि उसे अनिवार्य रूप से मिथ्या, अंधविश्वास और वैज्ञानिक सोच के कारक की तरह देखते हैं। इस तरह के विरोधी दृष्टिकोण के एक विशिष्ट प्रस्तावक के रूप में हम जीव विज्ञानी और पॉपुलर साइंस लेखक रिचर्ड डॉकिंस की तरफ देख सकते हैं। डॉकिंस अपनी पुस्तक द गॉड डिल्यूजन 2006 में धर्म को एक भ्रम की तरफ समझते हैं जो जड़ मिथ्याचार पर आधारित होता है। इस उग्र संशयवाद और धर्म के प्रति कठोर आलोचना में डॉकिंस जैसे वैज्ञानिकों की कोई स्वार्थ प्रेरणा नहीं है। अगर वह धर्म की डील छोड़ते हैं तो विकासवाद पर सृष्टिवाद हावी हो जाएगा। धरती को स्पाट बताने वाले वैसे ही तर्क करते रहेंगे और ब्रह्मांड की संरचना और उद्भव को बाइबिल, कुरान और वेदों में ढूंढा जाता है। फिर प्रश्न यह रह जाता है कि स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 जैसे चिंतकों का अध्ययन कैसे करें, जिन्होंने विज्ञान पर कई विचार रखे हैं, लेकिन वो अध्यात्म की रूपरेखा से संवाद करते हैं। विमर्श में जीवन और अध्यात्म के इन अतिरेकों में अमेरिकी जीव वैज्ञानिक स्टीफन जे गोल्ड ने एक माध्यम मार्ग सुझाया है। अपनी पुस्तक रॉक्स ऑफ एजेंस, साइंस एंड रिलीजन इन द फुलनेस ऑफ लाइफ 1999 में गोल्ड ने नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टेरिया नोमा की बात की है। इसे हिंदी में गैर महिमा कहा सकते हैं। आशय है कि विज्ञान और धर्म दो ऐसे महात्स हैं जो कभी परस्पर नहीं होते हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र रहते हैं। कुछ विभिन्न प्रभाव क्षेत्र और अन्वेषण का अधिकार देते हैं। विज्ञान तथ्य का अधिकार देता है। धर्म मूल्य का तो स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासी विचारकों की उक्ति को तथ्य या हार्ड एविडेंस की परीक्षा से गुजरने की जरूरत नहीं। उन्हें मूल्य की तरफ समझना उचित नहीं है और इन्हें मूल्यों के वैज्ञानिक कायाकल्प की सुगबुगाहट भी है। विवेकानंद के विचारों में धर्म और विज्ञान दोनों दर्शन में निकलते हैं। विज्ञान की उपयोगिता पृथ्वी पर जीवन की बेहतरीन के लिए प्राकृतिक की शक्तियों का उपयोग करने और ज्ञान के रास्ते ब्रह्मांड की वास्तविकता से परिचित होने में है। उनका मत था कि विज्ञान धर्मदूत है। धर्म जहां सत्य की खोज के लिए मेढक कूद का मार्ग अपनाता है, वहीं विज्ञान अन्वेषण तकनीकी की औपचारिकता से सत्य तथा क्रमशः पहुंचता है। इसी क्रम में अंतर्ज्ञान इंस्टीट्यूशन की चर्चा की जा सकती है। विवेकानंद की मान्यता थी कि अंतर्ज्ञान ज्ञान का एक वैध रूप है। औपनिवेशिक भारत में अनेक भारतीय वैज्ञानिकों ने अतीत का अध्ययन करने का गंभीर प्रयास किया। वास्तव में इतिहासकारों ने दिखाया कि कैसे औपनिवेशिक मुठभेड़ से भारतीय बुद्धिजीवियों के पुनर्द्वार की एक परियोजना को प्रेरित किया गया। यह कायाकल्प इस विचार की एक खोज के लिए था कि भारतीय परंपराएं तर्क, संस्थागत निष्पक्षता और आधुनिक विज्ञान की अन्य विशेषताओं से रहित नहीं थी। कई भारतीय वैज्ञानिक औपनिवेशिक आधुनिकता से प्रशिक्षित हुए। कई इस आधुनिकता का विकल्प खोजते रहे और कईयों ने इसे बदलने का प्रयास भी किया। महेंद्र लाल सरकार द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876 एक ऐसा ही प्रयास था। इसी क्रम में बंगाल में दार्शनिक ब्रजेंद्र नाथ शील ने द पॉजिटिव साइंसेस ऑफ द एंशिएंट हिंदू 1915 नाम की किताब लिखी थी। शील ने आग्रह किया कि पुरातन
सनातनता ऋषियों के पास पदार्थ के परमाणु सिद्धांत के अनुकूल विचार थे, लेकिन यह एक सुखद अनंत ज्ञान था जो गहन ध्यान के बुद्धिमान अवलोकन के कारण हो सकता था। स्पष्ट है कि सील यह कह रहे हैं कि काणद जैसे ऋषियों विचार के हम जॉन डाल्टन के सिद्धांत की तरह नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर्ज्ञान की भूमिका केंद्रीय है। आधुनिक विज्ञान केवल प्रयोग, प्रमाण और प्रमेय पर आश्रित न होकर अंतर्ज्ञान पर भी आश्रित है। इस ओर नोबेल पुरस्कार सम्मानित जीव विज्ञानी पीटर मेडवार 1915 से 1987 की किताब इंडक्शन एंड इंस्टीट्यूशन इन साइंटिफिक थॉट 1969 पढ़ी जा सकती है। विवेकानंद के समकालीन हस्तक्षेप। क्या आप यह जानते हैं कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु IISc की स्थापना के पीछे विवेकानंद की प्रेरणा थी। 1893 की गर्मियों में दो भारतीय जो अपने व्यवसाय में बहुत विभिन्न थे, जापान के योकोहामा से कनाडा के वैंकूवर तक पानी से जहाज पर एक साथ यात्रा कर रहे थे। एक 30 वर्षीय सन्यासी था और दूसरा उद्योगपति। दोनों में भारतीय समाज के कायाकल्प की चर्चा हुई। 5 वर्षों तक नवंबर 23, 1898 को जमशेदजी टाटा ने स्वामी विवेकानंद को पत्र लिखकर यह संस्मरण करवाया कि उस जहाज यात्रा की उनकी चर्चा अब तक सार्थक होगी, क्योंकि टाटा ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए यह विज्ञान शोध संस्थान बनाने का निश्चय किया है। टाटा ने उस दौर में 2 लाख पाउंड की राशि इस कार्य के लिए समर्पित की थी। यहीं से IISc के निर्माण की बुनियाद पड़ी थी। ठीक इसी तरह विवेकानंद की शिष्या भागिनी निवेदिता और स्वयं विवेकानंद के अग्रणी भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का कोई बार समर्थन नहीं किया था। उन्होंने न केवल उनके मुख्य प्रेरक के रूप में काम किया, बल्कि वर्षों तक उनके सभी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता की आयोजित की। 1899 में पेरिस में बोस ने अपने प्रयोग के निष्कर्षों से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में काफी गहरी छाप छोड़ी थी। तब विवेकानंद और निवेदिता दोनों बोस के साथ पेरिस में मौजूद थे। विवेकानंद और निकोलस टेस्ला के मध्य का जुड़ाव भी एक अद्भुत घटना है। वर्ष 1895 में विवेकानंद ने अपनी एक मित्र को पत्र में लिखा, श्री टेस्ला सोचते हैं कि वह गणितीय रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं कि बल और पदार्थ संभावित ऊर्जा में अनुद्यूत हो सकते हैं। मुझे यह नया गणितीय प्रदर्शन देखने के लिए अगले सप्ताह उनसे मिलने जाना है। उस स्थिति में वेदांतित विज्ञान का एक निश्चित नींव पर रखा जाएगा। मुझे आधुनिक विज्ञान के साथ उनका पूर्ण जुड़ाव स्पष्टीकरण कर पाएंगे। कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद खंड। यहाँ विवेकानंद ने प्राण और आकाश के लिए फोर्स और मैटर का प्रयोग किया है। टेस्ला का संस्कृत और वेदांत में रुचि लेना और विवेकानंद की आधुनिक विज्ञान में रुचि लेना और प्रमाण की संस्कृत में विश्वास रखना विज्ञान और आध्यात्म के अतिरेकों के मध्य मार्ग का उदाहरण है। प्रफुल्ल चंद्र ने 1861 से 1944 में भारत में वैज्ञानिक चेतना के पतन का सामाजिक कारण बताया। उन्होंने इसके लिए जाति प्रथा को दोषी ठहराते हुए कहा, यह तर्क किया जाति प्रथा ने भारत में बौद्धिकी को शारीरिक श्रम से अलग कर दिया है। फलतः सिद्धांत को व्यवहार से यानी जाति प्रथा के कारण विचार करने वाले मस्तिष्क का काम करने वाले हाथ से मेल नहीं हो पाया। लगभग यही बात विवेकानंद के यहाँ भी मिलती है। तो इस बात पर ध्यान देना होगा कि भारत में जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिकों ने अपने यंत्रों का नाम संस्कृत में रखा था। अपनी संस्था को एक मंदिर कहा है और उपनिषदों में भी उद्धरण दिया है, लेकिन यह विज्ञान की उस धारा को पोगापंथी नहीं बनाता था। बोस ने अपनी आत्मकथाओं में यह आगाहन किया था कि धार्मिक कट्टरवाद और अतीत में अतार्किक विश्वास भारत की प्रगति को बाधित कर देगा। आज हम एक ऐसे राजनीतिक दौर में जी रहे हैं जहां पर पुष्पक विमान से लेकर प्राचीन भारत में टेलीविज़न, इंटरनेट और स्टेम सेल थेरेपी की बात लोक विवाद में प्रकट होती रहती है। वैज्ञानिक चेतना धर्म प्रधानता से उपजे इस चिंतक को केवल मिथ्या करार देगा, धर्म विज्ञान को उसका विरोधी बताएगा। स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतक के पास दोनों
अतिरेकों में एक समाधान ढूंढने की गुंजाइश है। विवेकानंद ने जगदीश चंद्र बोस, निकोलस टेस्ला या जमशेद जी टाटा को कभी यह नहीं कहा कि आधुनिक विज्ञान की क्या ज़रूरत है, क्योंकि प्राचीन भारत में यह सभी खोज कर लिए गए हैं। हमें विवेकानंद से यह प्रेरणा मिलती है कि आध्यात्म और महात्म की संस्कृति वाला देश आधुनिक विज्ञान से कैसे संवाद कर सकता है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जब बात करो तो खुद एक जुनून पैदा हो जाता है। और जब हम बात करते हैं महान संत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके बारे में जितनी बातें की जाएं उतना ही कम है। और उनके बारे में अगर कोई जितना सुनाए, जितना बताए, उतना ही कम लगता है, क्योंकि एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम जितना सुनते हैं उतना ही कम रहता है। वैसे क्या आप भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और राष्ट्र का वैज्ञानिक कायाकल्प के बारे में अगर आप भी कुछ जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस और आपको मिल सकें। और अगर आप सबसे पहले वीडियोस पाना चाहते हैं तो घंटी को दबाएं। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।